हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। राइट, तो सभी बच्चों को ये तो पता है कि रेगुलर बेस पर क्लासेस चल रही हैं ब्रह्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। राइट, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और जो बच्चे नए आएँ तो आप एक दो क्लास देखकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स वगैरह एकदम फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो मज़ा आएगा क्लास करने में। सभी बच्चे जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जो पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं, जिससे आपको बिल्कुल लाइव सेशन लेने में एकदम मज़ा आएगा। क्लास को रोज़ 9 बजे होती है और ये टाइम आप नोट कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस नोट के रिगार्डिंग, राइट, तो ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको। अगर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल आपको नहीं मिलता है तो आपके पास मेरा नंबर है, दोबारा से मैं दे देता हूँ, 8175819525। इस पे व्हाट्सअप मैसेज करके मैं आप कर दीजिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, उसमें ऐड हो जाएगा, तो जिससे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करें फिर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को अच्छे वे में स्टार्ट करते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन को कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम रोज़ करते हैं। छोटी क्लास रहती है, पूरी क्लास लिया करें। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर पहले को बड़े ध्यान से देखिएगा कि देखो क्या बोला है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो बताइए, इसका आंसर बताइए। मतलब देखो, क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबको पता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन को कितना अजीब तरीके से पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, ठीक है, एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, उस राज्य को नाम बताना है। तो बताइए, सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी बताइए कि उत्तर प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश होगा कि आंध्र प्रदेश होगा कि महाराष्ट्र होगा। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर देते जाएं स्पीड के साथ सभी बच्चे लोग। हाँ, देखो उसने कहा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, मतलब जो जनसंख्या की दृष्टि से कितना सेकंड स्थान पे हो और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, तो वो कौन सा राज्य? तो ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं एकदम स्पीड के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र होगा वो राज्य, ठीक है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? राइट, क्या सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ठीक है, ये कॉपर लिखा है। हाँ, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? राइट, क्या पूछा है? सूक्ष्म पोषक नहीं है, पौधों में जो सूक्ष्म पोषक नहीं है उसको बताना है। ए ऑप्शन क्या बोला? आयरन, बी बोला मैग्नीज, और सी बोला कॉपर, और डी बोला मैग्नीशियम। तो बताना है इसका आंसर। तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को अच्छे पढ़ें और बताएं कि कौन सा है जो पौधे का सूक्ष्म पोषक नहीं है। राइट, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी देते जाएं सभी बच्चे एकदम अच्छे वे में। ओके, दीजिएगा आंसर। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करें, अगर आपको कमेंट बॉक्स में मैं नहीं बता पाता हूँ, तो आप लोग किया करें, आप जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर आपसे आपको बताया करूँगा, ठीक है। हाँ, तो चलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। क्या होगा? मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम क्या है? ये पौधों का सूक्ष्म पोषक नहीं है। क्या? सूक्ष्म पोषक नहीं है मैग्नीशियम, ठीक है। तो डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड, क्या रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? मतलब क्या पूछा, जो रक्त होता है उसमें ग्लाइकोसिलेटेड, ठीक है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन, जो उसका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन होता है वो निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है? बताइए। तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है रक्त, हाँ,
पहला ऑप्शन क्या है, रक्त, हाँ एक सेकंड रुक जाएं सभी बच्चे। ऑप्शन ए रक्ताल्पता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। हाँ तो सभी लोग बताएं इसका आंसर। देखो, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन से के लिए लाभदायक है? तो बताइए, जल्दी बताइए आंसर इसका। जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन किया जाता है तो वो किसके लिए मतलब लाभदायक है एक तरीके से? बिल्कुल, तो इसका आंसर है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मधुमेह इज द राइट आंसर। क्या होगा? मधुमेह इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, क्या भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो देखो उसने क्या पूछा कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा भाग, तो आपको पता है भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे होते ना। हाँ, तो कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच, जो केंद्र है और राज्य है उसके बीच या मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, जो उसके वित्तीय संबंध होते हैं उसका जो विवरण प्रस्तुत करता है तो वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए क्या है, भाग 10वां है, भाग 11वां, भाग 12वां है, भाग 13वां। मतलब क्या यहीं पे मैं अगर ऑप्शन लिखूं तो 11वां, 12वां और 13वां, ठीक है भाग। तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन सा भाग है, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, बताते चलिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच मध्य वित्तीय संबंधों को विवरण प्रस्तुत करता है? तो बताइए सभी लोग। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा, बहुत बढ़िया सभी बच्चों ने आंसर दिया, तो इसका होगा भाग 12। ठीक है, क्या करता है ऑप्शन नंबर सी जो है भाग 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, भाग 12वां है जो क्या करता है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को स्थापित करता है, स्थापित करने को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो भाग 12 जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया है, जनजातियों से रिलेटेड है। हाँ, अग्रिया, बेगा तथा भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? ये मैंने 3 अनुसूचित जनजाति हैं जिन्हें जनजातियों के बारे में बताया ना, ये मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जिलों में निवास करती हैं? ऑप्शन ए अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का पूछा है। ठीक है, हाँ, अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र और ललितपुर। तो आप इसका सब लोग आंसर दें। आपको पता है सबसे ज़्यादा जनजातियां उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? आप तुरंत आंसर बता दोगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल समझिए बात को, बिल्कुल एकदम। तो अग्रिया, बेगा और भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? वो करती हैं सोनभद्र इज द राइट आंसर। आपको पता है सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। तो जिसने भी सी ऑप्शन बताया बहुत बढ़िया आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर दिया, और इसी तरीके से आप आंसर दो तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए क्या दे रखा, राइजोबिया, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी एजोला, ऑप्शन डी वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। तो बताइए कि मतलब इसमें पूछा कि क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि फास्फेटिक जैव उर्वरक। ठीक है, फास्फेटिक जैव उर्वरक के बारे में पूछा है, तो कौन सा है बताइए। बिल्कुल कमेंट करते जाएं सभी बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का, एक बच्चे कमेंट करते जाएगा जल्दी से जल्दी। उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो ऑप्शन दिए हैं नॉर्मल सी, राइजोबिया, नील हरित शैवाल, यजोला या अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा। ठीक है, तो इसमें से बता दीजिएगा कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल कमेंट करते जाएं एकदम स्पीड के साथ सभी बच्चे। हाँ, कमेंट करते जाइएगा, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइजोबिया। क्या होगा? राइजोबिया इज द
राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने। राइजोबिया एकदम करेक्ट आंसर है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, सत्र सहत्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? देखो क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ, सत्र सहत्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद का, ठीक है, अथर्ववेद का, रामायण का या महाभारत का? बताइए। हाँ, सभी लोग बताएं इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल आंसर देते जाएं सभी बच्चे। सत्र सहत्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, रामायण का या महाभारत का? बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते जाएं एकदम स्पीड के साथ। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महाभारत इज द राइट आंसर। क्या होगा? महाभारत। ओके, जिसने भी डी ऑप्शन बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे। हाँ, कर्दमैक क्षत्रपो निम्नलिखित में से किस धातु में से अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए गए? ठीक है, किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए गए? ताम्र, रजत, प्लेटिन या स्वर्ण? बताइए। देखो क्या बोला? कार्दमक, क्या? कार्दमक क्षत्रपो, ठीक है, कार्दमक क्षत्रपो निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए गए? ताम्र में, रजत में, प्लेटिन में या स्वर्ण में? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए एग्जाम, बट करना तो पड़ेगा ही। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तभी, क्योंकि पता है आपको सेम क्वेश्चंस करने में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें पढ़ना भी जरूरी होता है। तो एक दो क्वेश्चन में थोड़े से अच्छे लेवल की भी रखता हूँ। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ताम्र इज द राइट आंसर। ओके, ताम्र इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ताम्र बताया एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया है आप लोगों ने। हाँ, इसी तरीके से आंसर देते जाएं सभी बच्चे कि ओके, तो ताम्र जिस बच्चे ने दिया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। गदर पार्टी, क्या गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन, हाँ, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? देखो क्वेश्चन को पूछा नहीं है। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह या खुदीराम बोस? तो निम्न 4 लोग हैं, 4 लोग में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो गदर पार्टी से कौन नहीं है संबंधित? बताइए सभी लोग। हाँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, जो पार्टी गदर पार्टी हो गई, ये सारे आंदोलन ये वगैरह, आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आपका यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और पैट, इनमें आप जीएस का एक अच्छा पोर्शन होता कि नहीं? हाँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें से गदर पार्टी में कौन संबंध नहीं है? तो वो नहीं है, संबंधित नहीं है खुदीराम बोस। बाकी गदर पार्टी में है लाला हरदयाल भी गदर पार्टी से है, पंडित रामचंद्र या बकरतुल्ला, ठीक है, लेकिन खुदीराम बोस नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा बड़े ध्यान से और अच्छे वे में। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन करने के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो बताइए। नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सभी लोग, आंसर देते जाएं सभी लोग एकदम अच्छे वे में। हाँ, तो कौन सा है कि जो कि क्या है कि दलहनी फसलों में गांठ गठन करने के लिए आवश्यक है? तो आपको पता है कि जब दलहनी फसलें बोई जाती हैं तो गांठ गठन करने के लिए किस
पोषक तत्व हम छिड़काव करते हैं इस तरीके का, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट। तो वो क्या है, सिलिकॉन इज द राइट आंसर। क्या होगा, सिलिकॉन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी बताया बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, एकदम एक स्पीड के साथ देते जाएं सभी बच्चे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सिलिकॉन इज द राइट आंसर। हाँ चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोला, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, देखो पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। हाँ ठीक है, माता टीला है, ठीक है। माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध या रिंद बांध। तो बताइए किस में क्या है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो आपको बताना है इसका आंसर जल्दी से जल्दी, किस बांध पर बना है। कमेंट करते जाएं सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिंद बांध इज द राइट आंसर। क्या होगा, रिंद बांध इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, रिंद बांध में बना है तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो, ठीक है। हाँ चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा मैं वेट इसलिए करता कि आपको सोचने का टाइम मिल जाए करे, राइट। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है। तो भाई साहब कितना सरल क्वेश्चन है कि मैं क्या पूछा, भारतीय दलहन अनुसंधान। तो आपको बताया कि ये नहीं अगर बना तो पिट जाओगे आप लोग, ठीक है। और मैं आपको एक एक चीज़ें मैंने सिखाई हैं और आपको सीखना चाहिए। तो भारतीय दलहन अनुसंधान उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह में है, तो वो है, बताइए आप आंसर। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। हाँ बताइए जल्दी जल्दी बताते चलें सभी बच्चे। थोड़ा सा समय इसलिए तो देता हूं मैं कि सभी बच्चे बताते चलें। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी कानपुर इज द राइट आंसर। तो कानपुर में दलहन अनुसंधान है, दाल खरीदनी तो कानपुर चले जाओ, याद किया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आलू खरीदना है, आलू बनाना है तो किसके साथ, शिमला के साथ। तो आलू अनुसंधान कहाँ पर है, शिमला में। मैंने ऐसे आपको क्लास भी में पढ़ा भी रखा है, राइट। मैं आपको सारे कुछ करा भी दूंगा। अगर ऐसा कुछ है अनुसंधान आपको याद नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक क्लास में पूरे अनुसंधान रट जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे वे में पढ़ा दूंगा, ओके। तो आप अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जिसने भी कानपुर बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर या बलरामपुर। बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। बताइए फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर या बलरामपुर। करते चलें, कमेंट करते चलें सभी बच्चे लोग। ओके, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सहारनपुर इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा, सहारनपुर इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने सहारनपुर बताया एकदम करेक्ट आंसर। और क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक संतरे का उत्पादक करता है या उत्पादक है, तो वो कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर जिसने भी बच्चे ने बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया और बहुत बढ़िया। चलेंगे इसके बाद 14 क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन क्या बोला, उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। क्या उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का, उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से, सुर सागर से, नाद बिनाद से या सूफी नामा से। बताइए सभी लोग बताएं इसका आंसर। हाँ बताते चलें सभी बच्चे लोग। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते जाए। हाँ, तो इसका है नाट्य शास्त्र इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। क्या है, नाट्य शास्त्र, ठीक है। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्या बोला क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लिग्नाइट कोयला है उसका जो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सी जगह है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, सिंगरौली, ठीक है, माकुम, कर्णपुरा या नवेली। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन से इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर है जिसमें कोयले का, कौन सा लिग्नाइट कोयला, कौन सा कोयला, लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन है। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइएगा, माफ़ी चाहूँगा, PDF बाय मिस्टेक कट गया। हाँ ये क्वेश्चन था, चलिए। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सिंगरौली, माकुम, कर्णपुरा या नेवेली। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताते चलें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी ऑप्शन, नेवेली इज द राइट आंसर। क्या होगा, नेवेली इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी है, नहीं है। मतलब ये जो चार नदी हैं इसमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोला, बराकर, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी जमुनिया, ऑप्शन डी बारकी। बताइए कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बताइए, तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो बताना है। तो बताते चलिएगा सभी बच्चे लोग। हाँ एकदम अच्छे वे में बताते चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नदी है इंद्रावती इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन कौन सी है, इंद्रावती। तो बी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, इंद्रावती। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन या गोंडवाना। बताइए मतलब क्या पूछा, भारत का लौह अयस्क भंडार, जो लोहे का भंडार है वो निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। तो ये चार शैल समूह दे रखे हैं। तो बताइए इसमें जो लौह अयस्क भंडार है वो किस से संबंधित है, किस शैल समूह से संबंधित है। तो आप बताइए, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं सभी बच्चे लोग। बोलते जाएं एकदम स्पीड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धारवाड़ इज द राइट आंसर। क्या, धारवाड़ शैल समूह है जिससे रिलेट करता है क्या, लौह अयस्क भंडार, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। सैलवा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी सदाबहार, शंकुधरी पतझड़। बताइए सैलवा वनों की विशेषता क्या है, सैलवा वनों की विशेषता क्या है या विशेषता है। तो सैलवा वन होते हैं वो उनकी किस प्रकार से विशेषता है तो आपको बताना है। तो सैलवा वनों की जो विशेषता है वो है चौड़ी पत्ती पतझड़। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चौड़ी पत्ती, सॉरी माफ़ी चाहूँगा एक गलत हो जाएगा, चौड़ी पत्ती सदाबहार है इसका। क्योंकि हाँ सैलवा वनों की बात हो रही है तो चौड़ी पत्ती सदाबहार, हाँ तो चौड़ी पत्ती सदाबहार याद रखिएगा सैलवा वनों की। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ए बताया एकदम करेक्ट आंसर। और माफ़ी चाहूँगा मैंने गलती से बी टिक कर दिया था, बट कोई नहीं, ए आंसर इज़ द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, देखो सामाजिक वानिकी एक हो गया
पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, ये दोनों केंद्र हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। बताइए, सभी लोग बताएं इसका आंसर। हाँ, बताते चलें सभी बच्चे एकदम स्पीड के साथ, क्या होगा इसका आंसर? हाँ बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रयागराज इज द राइट आंसर। कि कहाँ पर है? प्रयागराज में। ओके, याद रखिएगा। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1980, 1986, 1992। बताइए, ये लास्ट ऑप्शन है 1994। 1994, ये चार ऑप्शन हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? 1980, 1986, 1992, 1994। तो इनमें से चार ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताइए आंसर, स्पीड के साथ बताते चलें सभी बच्चे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1986 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया जिस वर्ष, वो 1986 में पारित किया गया था। ओके, याद रखोगे कि नहीं? बिल्कुल याद रहना चाहिए, 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। ओके, हाँ, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट के लिए अंतिम क्वेश्चन था। और थैंक यू सो मच एवरीवन, मज़ा आया होगा आप सभी बच्चों को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है इसके सारे आंसर की है जो कि इसी के पीछे लगी हुई है, तो आप इस आंसर की को भी देख सकते हैं और ये आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, किस नाम से? ब्रह्मा गुरुकुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ पीडीएफ क्योंकि आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे, 2 बार रिवाइज करोगे तुरंत आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्मा गुरुकुल के नाम से क्या है? टेलीग्राम, और उस पर जरूर जुड़ें। ओके, सारे आंसर अगर नहीं मिलते हैं तो क्लास तो आपको पता ही कि किस क्लास की कौन सी पीडीएफ है और कौन सा क्या है, तो बस उस क्लास में मैंने डाल दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से डाल रखा है। तो आप उसी हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2 निकाल लीजिएगा और एंड देन अपने आंसर की पीडीएफ के थ्रू मिला लीजिएगा कि मेरी गलतियाँ क्या हो रही, और उसको ज़रूर सॉल्व करें। जितनी क्लासेस ले रहा हूँ सारी क्लासेस आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो यूपीएसआई का इस बार एग्जाम है और यूपी पुलिस कांस्टेबल और पैट, इनमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। मज़ा आ जाए, इस बार हो जाए माँ, बहुत दिन हो गए तैयारी करते करते, इस बार हो जाना चाहिए सभी बच्चों का, है कि नहीं? तभी तो मुझे भी मज़ा आएगा। कहते ना टीचर पता है, टीचर को एक लालच होता है, टीचर हमेशा एक लालच में जीता रहता है, वो होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन। तो मुझे लालच है कि आपका सिलेक्शन होगा जिस वजह से मेरा नाम होगा, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करो और इसी तरीके से। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी थ्योरिकल पीडीएफ, अगर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ हमेशा आपके साथ, आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। पढ़ाने को कहोगे, जो सब्जेक्ट कहोगे वो पढ़ा दूंगा। ओके, बट पढ़िएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आपको आने वाली क्लासों का में बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो आज यहीं पे अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। कितनी छोटी क्लास है, 20 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन पर डे ले लिया करो। कहते हैं ना, जब खाना खाते टाइम ले लिया करो यार, तो याद भी, पढ़ भी लिया करो, खाना भी खा लिया करो। मैंने कहा ना, ऐसी क्लास है जिसको आप आराम से ले सकते हैं। इतनी बड़ी नहीं है कि आप बैठे हो 4-5 घंटे ले रहे हो क्लास से, नहीं, आराम से 20-25 मिनट की रहती है क्लास, कभी कभी हो जाती है 30 मिनट की, राइट? और आधी से ज़्यादा ये बाद में तो मेरी 1-2 मिनट तो बात ही में निकल जाता है, क्योंकि आपको समझाना भी ज़रूरी है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे वे में। ओके, बाय बाय।